ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब देखो सेक्शन भी याद रखना, सबसे पहले ऑफर टू ए, ठीक है। अब प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस कब, जब उसकी कंसेंट आ जाएगी। और प्रॉमिस याद रखना फ्यूचर में बनाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जैसे प्रॉमिस टू बी सेक्शन याद रखना, टू बी मतलब टू बी फ्यूचर में होने वाला, दैट इज प्रॉमिस का सेक्शन, ठीक है। प्रॉमिस आ गए, सब कुछ होगा, उसने कंसेंट दे दी। ध्यान रखना जहां पे भी आपकी प्रॉमिस कंसेंट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप क्या बनाते हो कि भाई साहब आप दोनों क्या हो चुके हैं, एग्री हो चुके हैं, दोनों एक सेम कंडीशंस पे आ चुके हैं, दोनों ने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं आपको जो चाहिए वो दे देती हूँ, जो गुड्स चाहिए मैं आपको दे दूंगी, आप जितना पैसा चाहेंगे वो ले लेना। एग्रीमेंट अगर लॉ के हिसाब से सही रहेगा, अगर लॉ उसको इन्फोर्स करेगा, इन्फोर्स करना मतलब क्या होता है, अगर कोर्ट उसको कंसिडर करता है कि इट इज वैलिड लॉ के हिसाब से, फिर एग्रीमेंट आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन H, 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा याद रखना कितने पार्टी चाहिए, 2 पार्टीज चाहिए, मिनिमम 2 पार्टीज, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो ऐसा पूरा सीक्वेंस होता है ऑफर से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप भूलना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये चीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन। सेक्शन 2D कंसिडरेशन, डी याद रखना। कंसिडरेशन क्यों चाहिए भाई साहब, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आपको पैसा देगा बट किस बात का, विदाउट एनी कंसिडरेशन, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये कहता है भाई साहब कि अगर आपको कोई राइट मिलता है तो उसके साथ आपके साथ ऑब्लिगेशन भी आना चाहिए। मैं आपको 25,000 दे रहा हूं, मेरे को कुछ राइट नहीं मिल रहा है इसके बिहाफ पे, तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको 25,000 मिल रहा है बट आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे कंसिडरेशन चाहिए वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अंडर सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। 25D कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड विदाउट कंसिडरेशन। जब मैं बोलता हूँ तभी लिखते हैं, जब बाद में क्या होता है मेरा हैंड राइटिंग आपको भी नहीं समझेगी और मुझे भी समझ नहीं आती फिर क्या लिखा है मैंने। तो जब भी मैं बोलते जाता हूँ तभी डायग्राम निकालते जाओ, आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा नेक्स्ट टाइम, और एग्जाम में आप भी डायग्राम निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसने जो कंसेंट दी ना, वो कंसेंट कैसी चाहिए भाई साहब, फ्री चाहिए। फ्री मतलब विदाउट बाइंडिंग और ऑब्लिगेशन। मैंने आपके कनपट्टे पे बंदूक रखी, मुझे कंसेंट दे दे, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मैं यहां से जान दे दूंगा 3rd फ्लोर से, अगर तू हाँ बोल दे, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मैं तेरे बाप को मार दूंगा आज अगर तू हाँ नहीं कहा तो, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मैं तेरे को भगा के लेके जाऊंगा अगर तू नहीं बोलता, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के लिए क्या होना चाहिए, वॉलंटरी आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, विदाउट एनी डोमिनेशन, दैट इज अ फ्री कंसेंट। जहां भी कंसेंट फ्री नहीं होगी, उसकी इच्छा फ्री नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वाइडेबल बन जाएगा। बता था वो टाइप्स आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में। यहां तक हुआ आप लोग? तो कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में कितनी पार्टी चाहिए, 2 पार्टी क्या होनी चाहिए, कंपेटेंट। कंपेटेंट मतलब 18 ईयर्स अबव, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज साउंड माइंड, एंड थर्ड ड्रंक वगैरह नहीं होना चाहिए। 3 चीज याद रखना। और याद रखना ऑफर जाता है, ऑफर जब वो एक्सेप्ट कर लेती तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस दोनों पार्टी एग्री होने के बाद एग्रीमेंट बन जाता है, और लॉ उसे इन्फोर्स करने के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सेक्शन की मैं बात करूं तो 2A ऑफर, 2B प्रॉमिस, 2D कंसिडरेशन एंड 2E एग्रीमेंट का है। 2E एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन E एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। 2B है सेक्शन 2B, कौन ये 2H सॉरी ये H है, ये सेक्शन H है 2H।
2H। चलो हुआ, आ जाओ। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872, 1872 में आया था। क्या इसमें चेंजेस होते हैं क्या? क्योंकि 1872 में जो कंडीशंस थी, क्या अभी भी सेम कंडीशंस है इंडिया में? चेंज हो चुकी है। तो इसको अमेंड किया जाता है टाइम टू टाइम। और ये अमेंड कौन करता है आपको पता है? लेजिस्लेचर, द पीपल हु आर अनएजुकेटेड, दे ऑलवेज मेक्स द फंडामेंटल चेंजेस इन द लॉज एंड वी फॉलो द लॉज। हर कोई नहीं होता, हर पॉलिटिकल पार्टी, आपके फैमिली वाले होंगे तो दे आर एजुकेटेड, वो छोड़ के बाकी लोग। और इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के ऊपर। ऐसा था कि जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शन था, अभी वैसा नहीं है, हर एक्ट के ऊपर वैसा है। अब देखो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे पहले एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो हर एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं किया जाता कोर्ट में, हर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरे वाइफ के साथ शादी हो गई, हाँ शादी हुई तभी तो वाइफ बोला मैंने उसको। मेरे वाइफ के साथ मेरी शादी हो गई, मैंने उसको बोला कि झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा, खाना मैं बनाऊंगा, तू काम पे जाएगी और पैसा मेरे को लाके देगी, ठीक है? हम दोनों में एक एग्रीमेंट बनाया गया, ऐसे पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिख के लिया। मैंने ऑफर दे दिया उसको, घर का काम मैं करूंगा। उसने मुझे ऑफर के बदले कि मैं आपको तुझे को इतना पैसा दूंगी, ऐसा काम होगा। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस आ गया, एग्रीमेंट बन गया, दोनों एग्री, सेम कंडीशन सेम इंटेंशन बन गया। ये एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आउट ऑफ द फैमिली रिलेशन से, लव एंड अफेक्शन से। जो भी एग्रीमेंट लव एंड अफेक्शन से किए जाते हैं वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जाते। इट इज एन पर्सनल लाइफ, इट्स योर चॉइस। कोर्ट कैनॉट इंटरफियर इन योर पर्सनल लाइफ कि आपने क्या करना चाहिए, हस्बैंड ने कैसे मनाना चाहिए वाइफ को, इट्स योर चॉइस। यस, तो इस केस में ये एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स किया जाएगा क्या? नहीं। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते वो एनफोर्स किए जाते। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट है जो एनफोर्स नहीं किए जाते। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या ऑल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट? मैं ये कंडीशन इस बेसिस पे कह सकता हूं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो अब देखो एग्रीमेंट 2E क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। एक प्रॉमिस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जनरली बहुत सारे ही होते हैं, एक प्रॉमिस से पेट नहीं भरता। देखो फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब देखो प्रॉमिस क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes promise. जब वो सिग्निफाई करती है, सिग्निफाई मतलब इंडिकेट करती है उसकी असेंट कि भाई साहब हमें मंजूर है आप जो कहना चाहते हैं, हमें कबूल है जो आप कहना चाहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। जहां पे भी उसने एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं दी वो प्रपोजल प्रॉमिस नहीं बन जाएगा, और प्रॉमिस नहीं बनेगा तो ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। और प्रॉमिस बनने से क्या फायदा पता है क्या? कोई प्रपोजल प्रॉमिस बनने से क्या फायदा होगा? सिर्फ वर्ड चेंज होगा क्या? प्रपोजल से लेके प्रॉमिस में आ गया, क्या होने वाला है? प्रपोजल से प्रॉमिस होने वाला है, मतलब हाँ तो एक्सेप्ट किया, करना ही पड़ेगा भाई साहब। जब तक मेरा प्रपोजल ओपन है, सबके लिए ओपन है। मैं प्रपोजल दिया हूं मार्केट में सबको, Shaadi.com, मैं प्रपोजल मेरा डाला है वहां पे बायोडाटा, इट इज एन ओपन ऑफर। ये कब मेरा क्लोज खत्म हो जाएगा ऑफर? जब कोई एक्सेप्ट कर लेगा Shaadi.com कि हाँ मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसको प्रॉमिस देता हूं कि अपन दोनों शादी कर लेंगे, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। एंड जब प्रॉमिस बन जाता है तो ऑब्लिगेशन आ जाता है, कंपल्सरी आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। तो इसलिए प्रपोजल इट्स वेरी सिंपल वर्ड, बट प्रॉमिस इट्स वेरी हेवी वर्ड। इसमें बहुत ऑब्लिगेशन करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, तभी उसका नाम प्रॉमिस आता है। हमेशा प्रॉमिस निभाए नहीं जाते, हमेशा प्रॉमिस तोड़े जाते हैं। ध्यान दो, गहरा दर्द है। देखो बचपन का प्यार नहीं, अभी का प्यार था, बचपन का तो छोड़ ही दो। द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए हुए। When the person to whom the proposal is made
सिग्निफाइज इज असेंट, तो वही जो ऊपर लिखा ना वही इसको कट कर दो। बकवास, आपका इंस्टीट्यूट इतना बकवास देता है कि ऊपर जो पढ़ा है वो वापस देता है। मेरे हिसाब से मैं कहूं ना, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। बस कंक्लूजन में हेडिंग मस्त आएगा। जो सीए वाले बच्चे डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहते हैं उनके कंक्लूजन में यह आंसर आना चाहिए कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, तभी ये एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? कोर्ट में अपन इसे एनफोर्स कर सकते हैं। अब उसके पीछे क्या आएगा देखो यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मैं अगर इसका पूरा डेफिनेशन लिखना चाहता हूं ना, तो पहले ऑफर आएगा, ऑफर मेरा क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेंस, प्लस ये किसने एनफोर्स करना चाहिए, एनफोर्स बाय लॉ। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर इस बीच में से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहां तक मैं बात करूं सिर्फ, तो ये आएगा आपका एग्रीमेंट टू सबसेक्शन ई। अगर एग्रीमेंट बहुत बनते हैं, डे टू डे एग्रीमेंट बनता है, अपन बहुत सारी चीज एग्री करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अपने फ्रेंड के साथ अपन क्या करते हैं, एग्रीमेंट ही करते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई साहब तुम जो कहते हैं हम एक्सेप्ट करके अपन मिलेंगे, कब अपन पार्टी को जाएंगे, एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या अपन कोर्ट में जाएंगे? आपके पापा आपको प्रॉमिस करते कि अगर आप सीएमए के एग्जाम पास हो जाओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा आईफोन। पापा ने नहीं दिया तो आप कोर्ट में चले जाओगे पापा के अगेंस्ट? नहीं, भिखारी बना लो मेरे को एक दिन होगा, सबको आईफोन ही चाहिए। ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है मैं जो देता हूं आपको, जो कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं किए जाते, बिकॉज इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं है। जब तक इसे मैं अभी आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूं कि जितने बच्चे रैंक आ जाएंगे ना सबको मैं आईफोन दे दूंगा, बस जितने रैंक आ जाएंगे। एंड इट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग द, बिकॉज आपने इसको एडिट भी कर सकते हैं। चौदह ध्यान दो, जब भी प्रॉमिस प्रपोजल से प्रॉमिस बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ध्यान दो। चलो एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं आप। अब एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में अपन डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दिया है बेसिक, वो डायग्राम में आपको दिया है। यस एसी क्या बहुत गर्म हो गया आज, ये लो नई बात फेंको मत, तो बीच में किसी को लगा है तो फिर देखो, फेंको से देखो पे आ जाएंगे अपन। ये लो, हाँ ये लो भाई, दे दो उसको, ये भाई अमानत है भाई, आगे मतलब तू नजदीक से लगा ना, अब मत दे मेरे को, उधर ही चल, मेरे को नहीं चाहिए, वापस इधर फेंको, मेरे को फेंक दिया तो मेरे को नहीं पकड़ाया तो ध्यान दो। अब देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में अपन ने क्या पढ़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता, प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। मैं बात करूं तो जब तक आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा तब तक एग्रीमेंट है, उसको कोर्ट में इन्फोर्स किया तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैं बात करूं तो एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, एग्रीमेंट क्या है, वाइडर टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट हर कुछ हो सकता है, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, उसके कोई लिमिट नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट वही बन सकते जो कोर्ट में इन्फोर्स किए जा सकते, इसलिए कोर्ट का जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो बहुत नैरो स्कोप है, बट एग्रीमेंट का जो स्कोप है बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, लीगल ऑब्लिगेशंस आना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए वहां पे कि आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। बट याद रखना एग्रीमेंट में जनरली लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहता, क्योंकि इसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे एग्रीमेंट है, जैसे फैमिली रिलेशंस एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट अपन परफॉर्म करते हैं वो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती। मैंने बोला कि कल मैं आपको पार्टी दूंगा,
तो आप मुझे इतना पैसा दो, मैंने नहीं परफॉर्म किया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट हर कुछ हो सकता है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती, बट कॉन्ट्रैक्ट में जनरली आती है। और लास्ट मैं बोल रहा था, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर। एग्जाम में सीए के लिए ये क्वेश्चन, सीएस एंड सीए में आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट पूछेंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पूछेंगे आपको ट्रू और फॉल्स में। तो याद रखना, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और सीए वाले जो बच्चे, उनको ये डिस्क्रिप्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करो कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई, ऐसा क्यों बताया। तो आपको वहां पे रीजंस बताने पड़े कि ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जो फैमिली रिलेशन से बनाए जाते बट वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल शादी, डाइवोर्स, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है जो बनाए जाते बट कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जाते। चलो अब यहां पे बोला इसेंशियल्स। इसेंशियल्स सेक्शन 10, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चाहिए ही चाहिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। नींद आ गई है क्या हुआ, चलो ध्यान दो, एसी लगाए ऊपर से नींद भी आ जाएगी तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीएस और सीएमएस ये तीनों को लेवल पे इसको सबसे ज्यादा वेटेज है इसको चैप्टर को, बहुत है। मतलब सीएमए वाले तो इसका 35% वेटेज है, आई थिंक सो। उसके इंडेक्स में आपके दिख यहाँ पे लिख के दिया शायद, है। चलो ध्यान दो। सो देखो, सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए। मैंने बोला क्या टू पार्टीज सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंटेंशन सेम होना चाहिए कि जो उसको ही करना है जो आपको ही करना है, इंटेंशन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। अगर उसका इंटेंशन अलग है, इसका भी इंटेंशन अलग है, क्या एग्रीमेंट हो सकता है क्या, एग्री होगी नहीं एक चीज पे। तो दोनों का इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, तभी टू पार्टीज कंसिडर किया जाएगा। जो यहाँ पे केस दिए, ये वाले बच्चे, सीए वाले बच्चे इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल। रमन चिक्की लाल वाला है कि गनावले का होगा शायद, वो कौन है, छगन लाल है, सॉरी मगन लाल, सॉरी मगन लाल, छगन लाल। ध्यान दो, है बहुत गाली है वो, ध्यान दो। ध्यान दो, इस केस में क्या हुआ था देखो। When on dissolution of partnership, dissolution मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई थी, the asset of the firm were divided among the partners and the sale tax officer wanted to tax his transaction. It was held that it was not a sale, the partners being joint owners of the asset cannot be the both buyer and seller. अब सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ए बी सी, ठीक है, ये पार्टनरशिप है। ए बी सी क्या है, तीनों में पार्टनरशिप है। अब ये पार्टनरशिप बंद करने वाले, मतलब डिसोल्यूशन पे आने जा रहे हैं, ठीक है। अब ए के इसमें कुछ असेट्स है, ए के क्या है, असेट। जब भी पार्टनरशिप या कंपनी बंद करने की चॉइस आती है ना, तब क्या होता है पता है, कोर्ट से एक ऑफिशियल असाइनी आता है। कोर्ट से हमेशा एक बंदा आता है। जब भी आपकी फर्म बंद करनी है, कंपनी बंद करनी है, उस टाइम पे हमेशा कोर्ट से एक बंदा आता है, उसे कहते हैं ऑफिशियल असाइनी कहते हैं। कोर्ट से जो बंदा आता है उसे क्या कहते हैं, ऑफिशियल असाइनी, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, आपकी असेट सेल करता है और उसमें से जो पैसा आता है, मनी आता है, वो डिपॉजिट करता है कोर्ट में। क्या करता है वो, डिपॉजिट करता है कहां पे, कोर्ट में। अब देखो, अभी एसेट इसकी एबीसी में एक ही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऑफिशियल बंदा आएगा, जब एक ही एसेट बेचेगा, क्या एक खुद एसेट लेगा फिर वापस, मतलब ऑफिशियल एसेट नहीं आएगा इस फर्म में और बोलेगा ये एसेट बेचना चाहते हो, क्या एक खुद की एसेट है, खुद ही परचेस लेकर लेगा वापस, नहीं। ये कहता है कि सेल एंड परचेस के लिए भी टू पार्टीज होनी चाहिए। यहां पे तो एक ही पार्टी हो गई, एसेट भी इसकी है और लेना भी चाहता है ये खुद की एसेट वापस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहता है कि हमेशा टू पार्टी चाहिए, वो भी डिफरेंट चाहिए, सेम नहीं चाहिए। समझे नहीं समझे, सेम मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसी पार्टी हो सकती है क्या, फॉर एग्जाम्पल अक्षय बेवड़े, संगीता अक्षय बेवड़े, क्या ये दो डिफरेंट पार्टीज है,
क्या ये दो डिफरेंट पार्टीज हैं क्या? भाई साहब ये दोनों डिफरेंट पार्टीज है। नाम से क्या होगा भाई साहब, उसका एक अस्तित्व है ना, उसके उसके ड्यूटीज में थोड़ी परफॉर्म कर सकता हूँ, या मेरी ड्यूटीज में परफॉर्म कर सकती है। बोथ आर डिफरेंट, नाम अगर सेम हुआ तो डिफरेंट पार्टी चाहिए। चलो ऑफिशियल असाइनी ASSIGNE। अच्छा हैंड राइटिंग क्या? जस्ट वंस आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे सेटिंग पसंद नहीं। ठीक है चलो अच्छा लिखो ये डिपॉजिट है। क्या कैसे ले सकते हैं? पार्टनरशिप की बात कर रहा मैं, कंपनी होगी तो ये पार्टनरशिप की बात चल। हुआ क्या? डिपॉजिट, ये क्या डिपॉजिट? मनी के ऊपर सेल, एसेल। जान दो, मेरे को आदत हो गई दिल टूटने की। जान दो, हो गया चलो। ध्यान दो, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेंड टर्म है, अपन ने पढ़ा टू पार्टीज। फर्स्ट अपने जो कंडीशंस पढ़ी वो क्या थी? टू पार्टीज। अगर मैं कोई सिंपल वर्ड में मैं नोट्स बनाना चाहता हूं तो मैं एक लिख सकता हूं, यहां पे पार्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट, ठीक है। सेम क्या होना चाहिए? इंटेंशन। बस मेरा पॉइंट खत्म। एग्जाम में मेरे अगर नोट्स बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। सेकंड में चीज कहना चाहता हूं कि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब, ध्यान दो, मेरी वाइफ है, ठीक है, वो कहती कि मुझे मंथली मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस मंथली, जैसे गिफ्ट का मेंटेनेंस होता है वैसे हर किसी का मेंटेनेंस होता है, खाना पीना रहना, वो चीज कह रहा हूं मैं, पति पत्नी। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेरे पत्नी को मंथली 5,000 रुपीज देता हूँ फॉर द मेंटेनेंस, कम है 10,000 देता हूँ, भिखारी बन जाओगे मैं उसको ज्यादा दे के, उसको मैं 10,000 देता हूँ मंथली मेंटेनेंस। क्या मैं ये कोर्ट में एनफोर्स कर सकता हूँ क्या ये एग्रीमेंट? मैंने मेरे वाइफ को प्रॉमिस दिया कि मैं तेरे को मंथली 10,000 दूंगा, क्या मैं ये एग्रीमेंट कोर्ट में, एग्रीमेंट तो है, मैंने उसको ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, और कंसिडरेशन भी है, वो बोले मेरे खाना बनाऊंगी उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन भी इसमें अपन ने पढ़ा था, कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ तो परफॉर्म करना चाहिए सामने वाले पार्टी ने। इस केस में ये एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ द लॉ अफेक्शंस सोशल रिलेशनशिप है, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट कोर्ट में कभी भी एनफोर्स नहीं किए जाते। तो लीगल ऑब्लिगेशन में आएगा सोशल एंड फैमिली कैनॉट एनफोर्स। Social and family cannot enforce. कौन मैच देख रहा है? आया, कोई दिक्कत नहीं, मैडम है, सर है क्या? जान दो फिर, चलो ध्यान दो। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट। अभी कौन से फॉर्मेलिटीज है बाकी, ये अपन मत पढ़ो, ये बाकी के आगे आने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग
क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा कि मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, उसने कहा ठीक है बेच दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। बट उसमें हमने टाइम मेंशन नहीं है कि कब बेचना चाहते, कब लेना चाहते। क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकते हैं क्या लॉ में विदाउट मेंशनिंग द टाइम? नहीं मेंशन कर सकते। तो ध्यान रखना, इसका मीनिंग सर्टन होना चाहिए। सर्टन मतलब टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, प्लेस स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो आपकी गुड्स है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी आप एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकते हो, अदरवाइज एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, नॉट इनडेफिनिट और वेग। इनडेफिनिट मतलब भाई साहब कुछ पता ही नहीं कब होने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब सुनो क्या होता है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है जनरली, इसके पहले अपन कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले मैं आपको एक बेसिक टाइप्स बताता हूं, उसके बाद अपन पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, एक आता है वैलिड, एक आता है वॉइड और एक आता है वॉइडेबल। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी अपन स्टार्टिंग में पढ़ने वाले, इसकी बेसिस पे कंसेप्ट है। अब देखो, मैं जब बात करता हूं वैलिड की, अब वैलिड का मैं सीधा सीधा कहूं तो इसकी एक ही डेफिनेशन में यहां पे लिख सकता हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और एनफोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए सेक्शन 10 की कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्शन 10 कंप्लीट मतलब जो पढ़ा था अपन ने, कंडीशंस, टू पार्टीज, लीगल ऑब्लिगेशंस, ऑब्जेक्ट सेम होना, वो सब चीजें सेक्शन 10 में आती है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करते हो तो आपका एग्रीमेंट वैलिड है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड आता है वॉइड। ध्यान दो, अभी वॉइड का मतलब क्या होता है। अब मैंने बोला था ये मैं हूं, ये वो है, इसकी एक गाड़ी है, जो भी है बे, संगीता हाथ गाड़ी भी है। गाड़ी के बारे में बोल, उसके बारे में मत बोल। देखो अभी वो, उसके पास गाड़ी है, ठीक है। अब मैंने संगीता को ऑफर दिया था कि गाड़ी मुझे 5000 में बेच दे। भाई सिर्फ उसको दिक्कत नहीं, देखो क्या दिक्कत है, मैंने ऑफर दिया कितना, उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है मैं तेरे को दे देती हूँ मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी सी गाड़ी जिसमें मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो उन्होंने कहा ठीक है 5000 को देने वाली मेरे को गाड़ी। आज डेट क्या है, 11, कल 12 तारीख है, तो कल हमने बोला था कि अपन ये एग्रीमेंट एनफोर्स करते हैं। 11 तारीख को रात को क्या होगा ना, इसकी गाड़ी चोरी हो जाती। अनुवाब था, या अनुवाब क्या किया, इसको गाड़ी पसंद थी, बहुत लाइन मारता था गाड़ी के ऊपर, इसको गाड़ी बहुत पसंद थी उसकी गाड़ी, तो उसने क्या किया, रात को गाड़ी चुका ली। दिल नहीं चुका पाया बट गाड़ी उसने चुका ली, क्योंकि दिल हमने चुकाया था, तो उसने गाड़ी चुका ली। गाड़ी हर जगह मिल सकती है भाई साहब, दिल नहीं मिलेगा, ध्यान दो। तो उसने गाड़ी चुका ली। अब मैं 12 तारीख को उसके घर पे गया, क्या मैं वो एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकता हूं क्या वो परफॉर्म कर सकती है क्या, नहीं कर, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। इट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है आपको एनफोर्स करने के लिए, तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाते जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। दूसरा एग्जांपल, संगीता बहुत अच्छी पेंटर है, पेंटर मतलब पेंटिंग वाली, कारपेंटर नहीं, पेंटिंग वाली। वो ऐसे मैं उसने मेरे को ड्राइंग निकल की थी मेरी एक खुद की,
ठीक है, ये पेंटिंग है मेरी, ये पेंटिंग है मेरी, मैंने उसको ऑफर दिया। भावनाओं को समझो, एग्जाम्पल में मत जाओ गधो, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आने वाला है। तो मैंने उसको ऑफर दिया कि भाई साहब ये पेंटिंग मेरे को बना के दे, मेरी खुद की, मेरे को ऐसी पेंटिंग चाहिए, सेम बना के दे, कल मैं आता हूँ पेंटिंग लेने। ठीक है, संगीता रात को सोने वाली थी, दरवाजा लगाया, उसके हाथ वापस दरवाजे पे लटक गए ऐसे। ही इज नॉट, मेरे को दर्द नहीं हुआ भाई साहब, आपको दर्द, उसके हाथ उसके अंदर चले गए दरवाजे के अंदर। क्या वो कल पेंटिंग निकाल सकती है? कैसी पेंटिंग निकाल के वो? इट इज अनएबल टू मेक अ पेंटिंग। उसका पैर भी लटके, दोनों और दोनों हाथ भी लटके उसके अंदर। अब बता वो पेंटिंग कैसे निकाले? अगर तुम उसको अभी मार ही दो ना सीधा, फिर चलो संगीता रात को मर गई, अब क्या हुआ? सुनो अभी, सुनो 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 सुनो। संगीता का एक लड़का है छोटा सा, ध्यान दो। मैं जिस दिन जाने वाला था उस दिन पता चला कि संगीता मर चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसका लड़का परफॉर्म कर सकता है वो? बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, और ये स्किल संगीता के पास ही है, उसके लड़के के पास नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना। तो ये क्या बन जाएगा फिर? वॉइड। वॉइड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो नेवर परफॉर्म, कभी भी परफॉर्म नहीं किए जाते, नेवर परफॉर्म, cannot enforce, never perform, cannot enforce। नेक्स्ट आता वाइडेबल। अब वाइडेबल क्या क्या होता है सुनो। अब क्या हुआ, मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, मैंने बोला भाई साहब अभी फॉर एग्जाम्पल अनुराग है, अनुराग बोला मुझे खुद की क्लास चालू करनी है, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उसके कनपट्टी में बंदूक रखी, अनुराग की, मैंने बोला भाई साहब तेरे को ये बेंचेस परचेस करने ही पड़ेंगे, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। अपन ने पढ़ा था कंसेंट कैसे होनी चाहिए, तो मैंने उसकी बंदूक लगाई कनपट्टी में, तो कोई बेंचेस परचेस करनी ही पड़ेंगे। उसने क्या कर दिया, कंसेंट दे दी, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट की डेट आएगी परफॉर्म करते टाइम, तब उसके पास ऑप्शंस है। क्या उसको लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई हो गया तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड, भाई साहब अपने कंसेंट फ्री नहीं दी तो मुझे नहीं लगता मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाऊंगा क्योंकि ये इंसान फ्रॉड है, तो उसके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिनाइड करना। जिस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस आता है टू एक्सेप्ट इट और टू डिनाइड इट, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को वाइडेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाइडेबल, जिसमें दो ऑप्शंस आते हैं हमेशा पार्टी के पास, एक तो एक्सेप्ट करो, एक तो कैंसिल करो या डिनाइड करो। एक्सेप्ट करो या डिनाइड करो। भाई साहब अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, बट इसने डिनाइड कर दिया कि भाई साहब मुझे नहीं करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा, ये वापस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूं कि आप आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, मैं पैसों की बारिश गिरा देता हूं, क्या ये पॉसिबल है परफॉर्मेंस? इट इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जहां पे भी इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाते हैं, वाइड बन जाते हैं। चलो फ्री कंसेंट ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन
इस पे आ जाओ। नहीं नहीं छोड़ो मत। देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद फ्री कंसेंट क्या होती है, देखो ये आपको डिटेल में है आगे वाले चैप्टर में कि फ्री कंसेंट क्या होती है। ध्यान दो बे, फ्री कंसेंट में ऐसा होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जहां पे मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूं कि भाई साहब आप अगर मेरी गाड़ी परचेस करते हो 50,000 में, तो मैं आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। इट इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। तो ये कंसेंट आपकी फ्री है क्या, ये कंसेंट आपकी फ्री नहीं है, क्योंकि आपने जो कंसेंट दी है वो ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस पे दी है, और इट इज रॉन्ग एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फ्री कंसेंट ऐसी होनी चाहिए जो वॉलंटरी आनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। सेकेंड, आपको क्या करना पता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाना कुछ और, साइन लेना कुछ और डॉक्यूमेंट पे, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। या ऐसा थर्ड हो सकता है कि मिस्टेक हो गई आपसे, गलती से साइन कर दी, तो ये कंसेंट भी आपकी सही कंसेंट नहीं है। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसे फ्री कंसेंट नहीं देते हो, दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप बाद में इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होता है। जहां पे भी दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड डिनाइड के, उस कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनते, सिर्फ फ्री कंसेंट की वजह से बनते हैं, कि जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं आती, जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, जहाँ पे प्रेशर आता है, डोमिनेशन आता है लोगों का, मिस्टेक हो जाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो ऐसी जगह पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं आ जाती। तो बाद में आपको चॉइस मिलती है कि इसको कैंसिल करो या एक्सेप्ट कर दो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कैपेसिटी, मैंने बोला कैपेसिटी के लिए क्या होना चाहिए, साउंड माइंड, 18 साल का होना चाहिए बच्चा। देखो बेवड़ा नहीं होना चाहिए, बट 18 साल के पहले क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बट फॉर द बेनिफिट ओनली। जहां पे बेनिफिट होगा वहां पे मैं तो जवान हूं, अभी मैं 18 होने वाला हूं। जहां पे लायबिलिटी है मैं बच्चा हूं अभी। तो जहां भी उसके साथ लायबिलिटी आएगी ना कॉन्ट्रैक्ट में, अभी फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। अब सुनो, ये 17 साल का बच्चा है, ठीक है। अब ये 17 साल का बच्चा है भाई साहब, अब ये 17 साल का, इसके मम्मी पापा कोई नहीं है, ठीक है, मम्मी पापा कोई नहीं। अब इसकी जो असेट है, इसकी क्या असेट है, अब इसकी असेट है फॉर एग्जाम्पल ये घर है उसका, ठीक है। ध्यान दो, दरवाजे के ऊपर विंडो है, ध्यान दो, ये घर इसका। अब ये मैनेज नहीं कर सकता घर को भाई साहब, ही 17 ईयर्स, मैच्योर नहीं है, मेजोरिटी नहीं है उसमें। तो क्या करता है, आपको पता है कभी भी ट्रस्टी को अपॉइंट किया, बेनिफिशियरी या किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी। ई क्यों लगा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसके पास होगी, ये प्रॉपर्टी मैनेज करेगा ये बुढ़ा एक, ठीक है। ये ट्रस्टी ये किसको मैनेज कर रहा है, प्रॉपर्टी को, ऑन बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड। तो इन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि भाई साहब इस पे जो इनकम आएगी, जो भी एक्सपेंडिचर आएंगे, वो मैनेज करेंगे कौन, एज अ ट्रस्टी। अब क्या हुआ ना, अभी इसी इनकम भी आती थी और एक्सपेंडिचर भी होते थे, बट एक दिन ऐसा हो गया ना कि इस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ कि 50,000 इनकम आई एक महीने में, बट उसकी एक्सपेंडिचर 60,000 आए। अब एक्स्ट्रा कितना गया, 10,000। अब 10,000 तो पैसा चाहिए, क्या ये ट्रस्टी 10,000 इससे क्लेम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे लायबिलिटी अराइज होगी। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे आपकी इनकम 60,000 है और आपका एक्सपेंडिचर 50,000 है, क्या ये बच्चा क्लेम कर सकता है कि 10,000 कर सकता है। जब बेनिफिट होगा तब हमको कंसिडर करो भाई साहब हम बच्चे हैं,
जब लायबिलिटी अराइज होगी, हम अभी बच्चे हैं भाई साहब, ये चीज याद रखना। तो याद रखना, माइनर कैन बिकम अ पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट बट सब्जेक्ट टू द बेनिफिट ओनली। ठीक है, कुछ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफी, देखो क्वालिफिकेशन तो ये मेंशन किया कि किसने एंटर करना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 10th पास होना चाहिए, सेकंड पास होना चाहिए, ऐसा कुछ है? जैसे डायरेक्टर गधे बन सकते हैं, वैसे मैंने बोला था आपको, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एंटर कर सकता है ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करके, क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करेगा। आपको एग्जाम में बोलेंगे ग्रेजुएट पास है तो एंटर कर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी देते हैं आपको सीए वाले केस लॉज में कि वो ग्रेजुएट बंदा है बट अनसाउंड माइंड है। बच्चे बोलते हैं ग्रेजुएट मतलब 18 साल कंप्लीट होगा, मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, क्योंकि उसके आगे लिखा अनसाउंड माइंड। तो याद रखना, ऐसे छोटे छोटे इस पे ध्यान देना कि वो केस बहुत घुमाते हैं। तो चलो, डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है बेसिकली, देखो अगर एनिमी होना नहीं होना चाहिए, मतलब चाइना वाला नहीं होना चाहिए। फॉरेन सॉवर्जिन मतलब जो फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो होने नहीं चाहिए उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। क्या आप यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट है कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स मतलब क्रिमिनल्स जिनको सजा दी जाती है, जिनको कन्विक्ट दी जाती है, क्रिमिनल्स होते हैं ना, जैसे विजय माल्या क्या है, इंसॉल्वेंट है, भिखारी है, उसके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो ऑलरेडी भिखारी है, उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या देगा आपको, वो भिखारी से और भिखारी बन जाएगा वापस, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो। यहां तक कुछ डाउट है आप लोगों को बेसिक में? ये अपना पूरा बेसिक था अभी, मतलब अपन ने जो पढ़ा 2 पार्टीज, ये क्या होता है, वो वैलिड क्या होता है, वाइड क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स है। अब देखो अगर टाइप्स की मैं बात करूँ, अपन अभी सिर्फ 3 टाइप पढ़े, वैलिड, वाइड एंड वाइडेबल। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार पार्टी मर गई तो उसको जिंदा नहीं कर सकते, तो इसलिए वाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन सकता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वाइड बन सकता है, कि वो ऑप्शन है, एक्सेप्ट किया तो वैलिड, डिनाइड किया तो वाइड, ये बन सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है, आगे बहुत है, उसके एग्जांपल बता दो आपको। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो एग्जीक्यूटेड मतलब मैंने आपको पैसे दे दिया, आपने मुझे पेंटिंग बना के दे दी, दोनों ने परफॉर्म कर दिया, इट इज एग्जीक्यूटेड, ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। एग्जीक्यूटरी मतलब हमने से वही बात की है कि मैं आपको पैसा ट्रांसफर करता हूं, आपने बोला कि मैं आपको पेंटिंग दे देता हूं, बट अभी तक परफॉर्म किसी ने नहीं किया, दैट इज एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड में परफॉर्मेंस हो जाता है, यहां पे परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। नेक्स्ट एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस, अब सुनो, मैं दिल की बात कह देता हूं कि मुझे गाड़ी चाहिए, इट इज एक्सप्रेस। आप पीएमटी में चढ़ जाते हो बट आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इट इज इम्प्लाइड। क्या आप कॉफी शॉप में बैठते हो, कॉफी ऑर्डर करते हो, क्या आप उसको पूछते हो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? इट इज ए इम्प्लाइड कंडीशन, इट इज एन अजम्पशन कि आपको देना ही पड़ेगा। तो इम्प्लाइड एक्ट आपके एक्ट के हिसाब से होता है, और यह आपके वर्ड या राइटिंग से होता है, या आपके वर्ड या रिटर्न से भी होता है, या आपके एक्ट से डिफाइन करता है इम्प्लाइड। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं भाई साहब जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं दिया जाता,
उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब सुनो, मेरे घर के बाहर किसी ने गुड्स रख के गए, पता नहीं किसके गुड्स, कोई छोड़ के गई, मैंने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर उसकी एक, जान दो, कुछ तो था उसके ऊपर, तो वो शर्ट मैंने अपना लिया, क्या मुझे इसका पैसा देना पड़ेगा? कोई छोड़ के गया मेरे घर के बाहर, क्या मुझे इसका पैसा देना पड़ेगा? भाई साहब, अमानत किसी की भी हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप जब राइट एंजॉय करते हो ना, तो ऑब्लिगेशन भी आता है उसके साथ। हाँ, मजा नहीं, किसमें मजा? पैसा नहीं देगा, देना ही पड़ेगा भाई साहब। आपको पता है दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ नहीं था। उसने मुझे ऑफर दिया था ना, एक्सेप्टेंस दिया था, सीधा घर के बाहर गुड्स मिला था, मैंने अपना समझ के अपना ले लिया। तो गलती उसने की तो अपन ने भी किया, दोनों गधे। फिर उसकी गलती को उसने छोड़ दिया, अपनी गलती अपन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मेरी गलती मैंने पहन ली, तो तेरी गलती पहन लिया, तो तेरी गलती का भी तेरे को देना पड़ेगा ना उसको पैसा। तूने अगर नहीं यूज करता तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने अडॉप्ट कर दिया ना, तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ था अभी एक केस में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई बैंक है, एक स्टूडेंट के अकाउंट पे, नहीं 2 स्टूडेंट के अकाउंट पे 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। पेपर में न्यूज आई थी, 2 स्टूडेंट के बैंक अकाउंट पे 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे गलती से। क्या मैं होता तो मैं ये वापस देता? नहीं, बट वी ऑलवेज फॉलो लॉज, बट लॉ में ऐसा लिखा है, उन दोनों को वापस देना पड़ा पैसा, क्योंकि वो पैसा उनका नहीं था, तो उनका राइट नहीं है उसके ऊपर। दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, गुड्स बाय मिस्टेक आपके पास आ जाते हैं, बट आपको उसका पैसा देना पड़ता है। दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आज जस्ट बेसिक था, आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या था। अपन डिटेल में पढ़ने वाले सीधा थर्सडे को, क्योंकि आपका 3 दिन सीए सॉरी अपने तनिष्क सर लेने वाले मैथ्स का, तो उनको 3 दिन कंटिन्यूस आपका लेक्चर चाहिए, बिकॉज उनका सिलेबस थोड़ा पीछे है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ये पुराने बच्चों का हो चुका है, तो ये न्यू बच्चे का ऑलरेडी मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ भी डाउट रहा तो बोल